Good evening, everyone. Today I'm going to cover a company called Devson Catalyst Limited. So, Devson is a recently listed SME IPO, and a lot of coverage is being done on this company, calling it कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा high entry barriers है जो कंपनी जिस पे काम कर रही है. Everybody is quoting from the RHP, but it is important to dig deeper and to understand what kind of high entry barrier is company working in. तो कंपनी जो बनाती है दैट इज़ अ कंज्यूमेबल केमिकल्स दैट गोज इनसाइड इंडस्ट्रियल रिएक्टर्स. ये मेजरली ऑयल रिफाइनरीज और स्टील प्लांट्स में यूज़ होता है. कंपनी का जो प्लांट है वो वाधवान गुजरात में है एंड दे हैव अ करंट कैपेसिटी ऑफ ऑलमोस्ट 6200 मेट्रिक टन पर एनम. द बेस्ट थिंग अबाउट द कंपनीज की जो कंपनी की जो कस्टमर लिस्ट है दैट इज फिल्ड विद टीयर 1 कंपनीज. अगर आप इंडियन PSUs की बात करो तो ऑयल इंडिया, BPCL, उसके बाद जो IOCL है, जितनी भी स्टेट रन ऑयल रिफाइनरीज है वो सब इनके कस्टमर्स हैं. प्राइवेट में JSW स्टील, टाटा स्टील, नायरा एनर्जी एंड रिलायंस, वो सब भी इनके कस्टमर्स हैं. एंड द बेस्ट थिंग, जो मिडिल ईस्ट में ये लोग अपना एक्सपोर्ट करते हैं केमिकल्स, उनमें जो सबसे बड़ा जो इनका कस्टमर है दैट इज सऊदी अरामको, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली वैल्यूएबल कंपनीज इन द होल वर्ल्ड. तो जो इनका जो कस्टमर लिस्ट है वो टीयर 1 कस्टमर लिस्ट है, जिससे प्रूव होता है कि जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसमें जेन्युइनली दम है, बिकॉज ऐसी कस्टमर लिस्ट कोई एवरेज प्रोडक्ट पे बिल्ड नहीं कर सकता. तो हम प्रोडक्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इनका जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको ईजी से ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ. कंपनी की ऑलमोस्ट 3 प्रोडक्ट बास्केट है, जिसमें से पहला है कैटलिस्ट. कैटलिस्ट इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम कैटलिस्ट. कैटलिस्ट अगर मैं आपको समझाऊँ कि क्या होता है, मान लीजिए कि एक पार्टी है जिसमें दो आपस में अलग अलग बंदे दो आपस में दूर दूर खड़े हुए हैं. अब उन्हें मिलवाना है तो एक मैच मेकर होता है जो उनको मिलवाता है. तो एक मैच मेकर आता है, उन दोनों को इंट्रोड्यूस करता है और फिर वहाँ से चला जाता है. तो सेम थिंग इंडस्ट्रियल रिएक्टर में भी होता है. दो मॉलिक्यूल्स को मिलाने के लिए एक कैटलिस्ट होता है जो उनके बीच में काम करता है और वो उन दोनों मॉलिक्यूल्स को मिलाता है, तब जाके केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है. तो कैटलिस्ट का वही काम होता है कि वो मॉलिक्यूल्स को मिलवाता है और केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है. अब क्यों कंपनीज कैटलिस्ट यूज करती हैं? उनका सिंपल रीज़न ये है कि केमिकल रिएक्शन 2 तरीके से हो सकता है. या तो कैटलिस्ट यूज़ किया जाए, जो मैंने आपको भी समझाया, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि जो हीट और प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाए. अब सेकंड ऑप्शन में प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये रहती है कि एक ज़्यादा हीट और प्रेशर पे अगर केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए जाएंगे तो उसमें जो फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी बर्न है वो बहुत ज़्यादा होता है. हम ऐसी कंपनीज की बात कर रहे हैं जो हर साल मतलब मिलियंस ऑफ मेट्रिक टन्स के ऑयल रिफाइनरीज में काम कर रही है. तो उनके लिए अगर थोड़ा सा भी हीट एंड फ्यूल पर मेट्रिक टन बचता है तो वो साल के एंड में करोड़ों की सेविंग्स होती हैं. इसलिए कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है, ना कि ज़्यादा हीट और ऑयल और प्रेशर अप्लाई किया जाए, ताकि जो फ्यूल और एनर्जी की सेविंग्स है वो हो सके. और जो सेकंड जो प्रोडक्ट है कंपनी का, ये फर्स्ट था कैटलिस्ट, सेकंड है सेरेमिक बॉल्स. सेरेमिक बॉल्स इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ द रेवेन्यू. सेरेमिक बॉल्स क्या होता है कि मान लीजिए एक फ्लावर वास है. फ्लावर वास के अंदर आपने कभी देखा होगा जो ट्रांसपेरेंट फ्लावर वास होता है कि सबसे पहले नीचे पेबल्स होते हैं, पेबल्स के ऊपर सॉइल होता है और सॉइल के ऊपर प्लांट या फिर फ्लावर जो भी होता है वो प्लांट किया जाता है, ताकि उसमें पानी डालें तो वो जो पानी है वो रूट्स में और जो सॉइल है उसमें इवनली स्प्रेड आउट हो जाए. इसलिए पेबल्स सबसे नीचे काम करता है. तो सेरेमिक बॉल्स का भी यही काम होता है. इंडस्ट्रियल रिएक्टर के अंदर सबसे पहले हमें जो सेरेमिक बॉल्स लोड की जाती है उसके ऊपर कैटलिस्ट डाला जाता है, और फिर उसके ऊपर मान लीजिए कि अगर ऑयल रिफाइनरी है तो उसके अंदर फिर ऊपर क्रूड या फिर कच्चा तेल डाला जाता है, और फिर वो जो कच्चा तेल होता है वो इवनली स्प्रेड होता है कैटलिस्ट में, क्योंकि उसके नीचे जो पेबल्स का वो सपोर्ट होता है. तो सेरेमिक बॉल्स वही पेबल के सपोर्ट का काम करता है. उसके ऊपर कैटलिस्ट डाला जाता है ताकि केमिकल रिएक्शन इवनली स्प्रेड आउट हो जाए हर किसी में, वो कैटलिस्ट सब में इक्वली बढ़ जाए. ऐसा ना हो कि पोर्स हो उसमें, वो एक जगह से ज़्यादा रिएक्ट करे और दूसरी जगह से कम. तो इवनली स्प्रेड आउट करने के लिए ही सेरेमिक बॉल्स डाली जाती है. अब एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो सेरेमिक बॉल्स है जिससे 40% आ रहा है कंपनी का रेवेन्यू, इट इज़ अ कमोडिटाइज प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट अ स्पेशलाइज प्रोडक्ट. कैटलिस्ट इज़ अ स्पेशलाइज प्रोडक्ट, बट जो सेरेमिक बॉल्स है वो चाइना हमसे वे चीपर बना रहा है. बट क्या होता है कि कंपनी का जो जो जिस वजह से कंपनी बची हुई है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है और जो लॉजिस्टिकल टाइमलाइन है वो इनको बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है और बहुत जल्दी पड़ती है, क्योंकि ये लोग बादमान गुजरात में है तो ये लोग कोस्टल एरिया के पास हैं. तो जो इनका जो इधर से सऊदी तक का रास्ता है वो 3 से 5-7 दिन के अंदर ये लोग अपना माल वहाँ तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं. बट सेम चीज़ अगर हम चाइना से मंगवाएंगे तो इट्स ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स ऑफ लीड टाइम. तो जो ये टाइमिंग है उसकी वजह से ये कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है.
बट इट इज़ अ कमोडिटाइज प्रोडक्ट और चाइना हमसे बहुत चीप में बना रहा है। तो कल को अगर ऐसा होता है कि दे सेव ऑन सम काइंड ऑफ लॉजिस्टिकल कॉस्ट या फिर वो जल्दी उनको डिलीवर कर पाएँ, तो दिस कंपनी माइट बी इन सम काइंड ऑफ डिसएडवांटेज। और एक चीज़ और हमने नंबर्स रन करे तो हमें पता चला कि जो 55 करोड़ का रेवेन्यू है कंपनी का इस साल, अगर हम उसे डिवाइड करेंगे 56,000 से, जो कि 5600 से, जो कि कंपनी का लास्ट ईयर का पूरा मैन्युफैक्चरिंग थी, तो हमें पता लगेगा कि जो एवरेज सेलिंग कॉस्ट है दैट इज कमिंग आउट अराउंड 104 रुपीज़ kg। अब मैं आपको डिफरेंस समझाऊं, कैटलिस्ट बिकता है 250 से 400 रुपये किलो, और जो सेरेमिक बॉल्स है वो बिकती है 50 से 55 रुपये किलो। तो 104 की कॉस्ट पे पहुंचने के लिए हमें पता लगेगा कि 91 to 92% जो कॉस्ट इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है दैट इज ओनली कमिंग फ्रॉम सेरेमिक बॉल्स। तो जो इनका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है और प्राइस में जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज स्टिल ह्यूमंगस बीइंग अ कमोडिटाइज प्रोडक्ट। नेक्स्ट थिंग जो है जो कंपनी बनाती है जिससे 10% रेवेन्यू आता है कंपनी का, दैट इज कॉल्ड एन एड्सॉर्बेंट्स। एड्सॉर्बेंट्स क्या होता है कि मान लीजिए कि आप जब नए शूज़ खरीदने जाते हैं तो उसमें एक सिलिका जेल पैकेट होता है। वो सिलिका जेल पैकेट का सिंपल काम सिर्फ यही होता है कि जो ओडोर होती है शूज़ में बहुत टाइम तक रह जाते हैं तो वो उनको सबको खींच लेती है ताकि जो उसको यूज़ करे उसमें से किसी को ओडोर वगैरह ना आए। तो सेम चीज़ केमिकल रिएक्टर के अंदर भी जाता है, वो उसमें एड्सॉर्बेंट्स उसमें ऐड किए जाते हैं ताकि जो अनवांटेड मॉलिक्यूल्स हैं उसको वो अब्जॉर्ब कर ले। तो जो अनवांटेड मॉलिक्यूल्स है उसको अब्जॉर्ब कर लेगा और फिर उसको एब्जॉर्बेंट्स को बाहर खींच लिया जाता है। तो ये मेन काम ये है इनका। तो पूरा अगर मैं आपको दोबारा बताऊं, कैटलिस्ट 50% रेवेन्यू पे है, 40% सेरेमिक बॉल्स जो कि कमोडिटाइज प्रोडक्ट है वो 40% कंट्रीब्यूट करता है और 10% बाकी एड्सॉर्बेंट्स करते हैं। अब ये जो बिजनेस मॉडल है ये काम कैसे करता है पूरी तरीके से, और ये पूरी इंडस्ट्री या फिर जो पूरा बिजनेस मॉडल है उसकी वर्किंग कैसे होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए समझनी है वो है कि जो इनकी सेल्स क्लॉक है वो ऐसे डिपेंडेंट नहीं है कि ये लोग बाहर जाएंगे और किसी को भी माल बेच देंगे, दैट इज़ ऐसा नहीं होता है। पूरा 100% B2B बिजनेस है। बट द मेन थिंग इज़ कि जो इनकी सेल्स क्लॉक है वो कंपनीज के मेंटेनेंस साइकिल से, मेंटेनेंस कैलेंडर से मैच होनी चाहिए। फॉर सिंपल टर्म्स कि मान लीजिए कि इनका जो कस्टमर है ऑयल इंडिया, उनको अपनी मशीन्स वो 3 से 4 साल या फिर 2 से 3 साल डिपेंडिंग ऑन वर्क काइंड ऑफ वर्क दे डू, वो अपनी मशीन्स खोलेंगे और ये जो रिएक्टर्स है कैटलिस्ट और सेरेमिक बॉल्स इनको रीलोड करते हैं और ये ज़रूरी होता है। तो वो डाउन टाइम होता है, हर 2-3 साल में मशीन्स का डाउन टाइम होता है जिसमें उनकी मेंटेनेंस होती है, उन्हें क्लीन किया जाता है और रिएक्टर्स दोबारा रीलोड किए जाते हैं, तब ये जाके कंपनी से देवसन से ऑर्डर किए जाते हैं। तो सेम टाइम अगर कोई कंपनी मेंटेनेंस कॉस्ट 6 महीने आगे बढ़ा देती है, मेंटेनेंस पीरियड 6 महीने आगे बढ़ा देती है, तो वो 6 महीने बाद ही इनसे मंगवाएगी। तो ये इसी चीज़ पे जो मेंटेनेंस कैलेंडर है उस पर कंपनी के रेवेन्यू डिपेंड करता है। सेकेंड चीज़ इस जो कंपनी का जो कंपनी अप्रूव वेंडर लिस्ट में आती है। अब अप्रूव वेंडर लिस्ट में इसलिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, जिसमें लोग RHP में बोल रहे हैं कि हाई एंट्री बैरियर्स है, वो बस यही है कि 2 से 3 साल का लीड टाइम होता है। अगर आपने कोई कैटलिस्ट डेवलप किया है या फिर सेरेमिक बॉल्स डेवलप की है तो जो इनके जो रिलायंस नायरा एनर्जी वगैरह है वो इनकी पायलट टेस्टिंग करेंगे, फुल स्केल प्रोडक्शन लगा के फुल कमर्शियल यूनिट में उनको टेस्टिंग की जाएगी, फिर ऑर्डर दिए जाते हैं। तो जो 2 से 3 साल की जो साइकिल है लंबी, वही एक कंपनी का हाई एंट्री बैरियर को बनाती है। नेक्स्ट चीज़ इज़ कि जो उसके बाद टेंडर फ्लोट किए जाते हैं, कंपनीज टेंडर फ्लोट करेगी और कंपनी क्वालिटी के बेसिस पे, प्राइसिंग के बेसिस पे और किस टाइप के कैटलिस्ट चाहिए उनके बेसिस पे अपना टेंडर में नाम भरती है और उसी से अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं कस्टमर्स तो वो लोग जीतते हैं। नेक्स्ट इसकी इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जब उन्हें ऑर्डर मिल जाता है तो फिर ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस पे आते हैं। ये लोग एल्यूमिना पाउडर और मेटल सॉल्ट्स जो होते हैं उनको मिक्स करते हैं और 500 से 1000 डिग्री के बीच में बेक करते हैं। वो बेक करने के बाद एक्टिव मेटल सॉल्ट्स फिर मिलाए जाते हैं उसमें और उसी से तैयार होता है इनका जो कैटलिस्ट होते हैं, जो एक्टिव कैटलिस्ट वगैरह होते हैं। फिर उन्हें पैकेज करके उन्हें ड्रम्स में डाल के शिप कर दिया जाता है, जिसमें 63% जो रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक है, 30% इज एक्सपोर्ट्स, जो कि मिडिल ईस्टर्न की तरफ ज़्यादा फेसिंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि सऊदी अरामको वगैरह में जाता है। अब जो कंपनी ऑलमोस्ट 40 करोड़ रेवेन्यू रेस कर रही है, पैसे रेस कर रही है, जिसमें से 20 करोड़ केपेक्स की तरफ जा रहा है। अब कंपनी की जो फ्यूचर स्ट्रैटेजी है जो कि हम सुनना चाहते थे वो सेम है कि जो 20 करोड़ केपेक्स में डाला जाएगा बाद इधर सूरत मतलब बादवानगर में, गुजरात में ही वो 20 करोड़ रुपए डाले जाएंगे और हाई इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट की तरफ
प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जो कैटलिस्ट है दैट इज़ अ प्रीमियम प्रोडक्ट, दैट इज़ अ स्पेशलाइज प्रोडक्ट, उसमें भी अगर हाई प्रीमियम सेगमेंट में जाएंगे तो जो मार्जिन एक्सपेंशन के चांसेस है वो और बढ़ जाते हैं। हम ये नहीं देखना चाहते कि कंपनी सेरेमिक बॉल्स के लिए प्लांट डाल रही है, क्योंकि वो एक कमोडिटाइज प्रोडक्ट है, कल को कोई भी आके वो प्लांट डाल सकता है, और या फिर चाइना से भी सेल्स अगर इंडिया में ज़्यादा होने लगी तो इनका रेवेन्यू डेफिनेटली हिट होगा। बट जो हाई एंड कैटलिस्ट है वो इनको एक प्रीमियमनेस देते हैं और इनके मार्जिन एक्सपैंड करने में हेल्प करेंगे। अब कंपनी के मोड एनालिसिस की बात करते हैं। जो हाई एंट्री बैरियर्स जो लोग बात कर रहे हैं वो सिंपल यही है कि जो 2 से 3 साल का अप्रूव वेंडर लिस्ट में आने के लिए जो टाइम लगता है, और जो इनकी A1 कस्टमर लिस्ट है वो इनको थोड़ा सा अलग बनाता है और एक रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है कंपनी की। बट और जो कंपनी ने एक और चीज़ डिस्क्लोज करी है कि जो 88 रिपीट कस्टमर्स है कंपनी के, एंड 70 to 80% जो रेवेन्यू है कंपनी का, जो टॉप लाइन है वो रिपीट कस्टमर से आता है। तो उससे पता लगता है कि वेंडर्स इजीली चेंज नहीं करते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मान लीजिए कि वेंडर ने चेंज कर लिया, देवसन से हटा के कोई और वेंडर लगा दिया अपनी कॉस्ट बचाने के लिए, तो उससे होगा क्या कि कभी कैटलिस्ट ढंग से काम ना करे उनके केमिकल रिएक्शन में, तो जो उनका प्रोडक्ट वेस्ट होगा ही होगा, बल्कि उनको दोबारा मेंटेनेंस में जाना पड़ेगा, जो कि करोड़ों रुपए डाउन टाइम में लॉस कर सकता है। इसलिए ये ऐसी ऐसी प्रिसिशन चीज़ें हैं जो कि अप्रूव वेंडर लिस्ट से ही ली जाती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करने के बाद। और अगर एक बार कंपनी को अप्रूव वेंडर लिस्ट में आ जाती है तो उसका नाम वहाँ से हटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही एक कंपनी का मोट है। बट 40% जो रेवेन्यू है वो स्टिल सेरेमिक बॉल से आता है। तो अगर ऐसा है कि कंपनी कैटलिस्ट बना रही है और कैटलिस्ट बेचे जा रही है, फिर भी 40% रिलायंस ऑन कमोडिटाइज प्रोडक्ट वो कोई भी बेच सकता है। सो दैट इज़ ऑलवेज अ रिस्क। बट कंपनी इज़ काइंड ऑफ लाइक अ फुल स्टैक सेलर, कि वो सेरेमिक बॉल्स भी देती है नीचे, जैसे मैंने आपको समझाया सेरेमिक बॉल्स नीचे रहती है, फिर उसके ऊपर कैटलिस्ट आता है और उसी के अंदर ही एब्जॉर्बेंट्स जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें कंपनी एक फुल स्टैक डेवलपर की तरह देती है। अब हम फाइनेंशियल डीप डाउन की तरफ आते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट 300 करोड़ के मार्केट कैप पे है। प्राइस टू अर्निंग्स इज ऑलमोस्ट 25 टाइम्स अर्निंग्स, और रिटर्न ऑन इक्विटी 45%। बट अभी हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज अभी कंपनी को IPO हुआ है तो इक्विटी बेस्ड छोटा है, इसलिए जो रिटर्न रेशियोज है वो ज़्यादा दिखते हैं। डेट फ्री कंपनी, प्रमोटर होल्डिंग एट 73%, रेवेन्यू 56 करोड़ है, जो पिछले साल 53 करोड़ था। तो ग्रोथ इज लेस देन, मतलब 7-8%, 10% के नीचे ग्रोथ है। एबिडा मार्जिन कंपनी का 30% है और OCF पॉजिटिव है। बट जो मेन कंसर्न जो हमें था वो है वर्किंग कैपिटल साइकिल कंपनी का जो डेटेड डेज है वो 87 से 110 दिन चला गया, और जो इन्वेंट्री डेज है वो 30 दिन से 104 दिन चला गया, जिसकी वजह से जो कैश कन्वर्जन साइकिल है पूरी वो 94 से 170 हो गई, ऑलमोस्ट डबल। तो हम इस टाइम पे वी आर नॉट बाइंग इट और वी आर नॉट प्रिस्क्राइबिंग टू बाय इट, वी जस्ट वांट यू टू हैव अ लुक एट दिस वर्किंग कैपिटल। एंड हम चाहते हैं कि कंपनी का एक क्वार्टर का रिजल्ट है, वी अंडरस्टैंड कि वर्किंग कैपिटल साइकिल क्यों बिल्डअप हुई है, और फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाए। तो कंपनी ने अपने कोई अभी कॉन कॉल वगैरह कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि फर्स्ट रिजल्ट नहीं आया लिस्टिंग के बाद। बट कंपनी के मैनेजमेंट ने न्यूज़ में आके बोला था कि 5 से 6 महीने का कंपनी के पास बैकलॉग है। तो ये जो इन्वेंट्री बिल्डअप है हो सकता है कि उसकी वजह से हो, और जो रिसीवेबल साइकिल्स है वो इसलिए पम्प्ड अप दिख रही है क्योंकि ईयर एंड में बिलिंग ज़्यादा होती है कुछ कंपनीज़ की, B2B स्पेशली B2G कंपनीज़ का भी। तो इसलिए वो जो रिसीवेबल साइकिल है ब्लोटेड नज़र आती है। तो एक बार कंपनी कॉन कॉल लेकर आए, अपना रिजल्ट लेके आए, फिर हम समझेंगे कि ये जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो नॉर्मली कैसे दिखती है। अब हम की रिस्क के बारे में बात करते हैं कंपनी की। कंपनी का मैंने आपको बार बार बोला है कि 40 to 45% जो रेवेन्यू है वो कमोडिटाइज्ड है, तो दैट इज़ अ डायरेक्ट रिस्क फॉर द कंपनी। सेकेंड इज जो एबिडा मार्जिन है वो 30% पे है, बट वी बिलीव दैट इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। और कंपनी के ऑलमोस्ट 37% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आते हैं। करेंसी इस साल ऑलमोस्ट 10 to 12% डिप्रिशिएट कर गई है, तो जो 20 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा है उसमें से 2 करोड़ जो एडिशन हो रहा है वो सिर्फ करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से ही हो रहा है। तो जो एबिडा मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 15-20% यहाँ से लोअर हो सकता है सिर्फ इस चीज़ की वजह से। तो एक कॉन कॉल आएगी, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि जो एबिडा मार्जिन है वो कहाँ पे स्टेबल होता है जाके। और कंपनी का जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं वो ऑलमोस्ट 44% रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे लास्ट ईयर, बट इस साल वो ऑलमोस्ट 60% हो गया है। तो एक जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो भी कंपनी के पास है। तो हम ओवरऑल स्ट्रैटेजी हमारी यही रहेगी कि एक रिजल्ट आएगा, एक कॉन कॉल होगी, फिर हम समझेंगे कि जो कंपनी का पूरा वर्किंग कैपिटल साइकिल है एंड कैश कन्वर्जन साइकिल है वो काम कैसे करता है, और उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि ये क्या है। कंपनी लुक्स फैंटास्टिक, कंपनी का जो प्रोडक्ट है बहुत ही यूनिक है, और एंट्री बैरियर्स डेफिनेटली कंपनी में हैं, बट लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड कि हाउ वुड दे एग्जीक्यूटेड। थैंक यू, होपफुली आई एम एडिंग टू
adding value to everyone. Thank you.